गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आप लोगों को पार्ट 14 मेरा बचपन इसका अनुकरण वाचन करना है। सबसे पहले बच्चों, जब अनुकरण वाचन हम करते हैं तो उसमें हम पूर्ण विराम कहाँ है, कॉमा कहाँ है, इन्वर्टेड कॉमा कहाँ है, इन सब चीज़ों की हम जानकारी लेते हैं और ध्यान देते हुए, इन चिन्हों पर ध्यान देते हुए तब हम आगे का अनुकरण वाचन करते हैं। जब हमें इन चीज़ों को अच्छे तरीके से पढ़ने समझ में आ जाएगा कि हमें जहाँ पूर्ण विराम है वहाँ कितनी देर रुकना है, कॉमा है तो कितनी देर रुकना है, इन्वर्टेड कॉमा है तो कितनी देर रुकना है, उसको किस तरह से उसके भाव को लेकर के पढ़ना है, क्वेश्चन मार्क है तो उसको कैसे पढ़ना है, इन सब चीज़ों को जब आपने वाच्य पढ़ा था उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि जब जिज्ञासा होती है तो हम क्वेश्चन करते हैं। तो जब हम रीडिंग लगाते हैं, अनुकरण वाचन करते हैं, उस समय भी अगर क्वेश्चन मार्क है तो उसे इस तरह से पढ़ना होगा कि हम किसी से प्रश्न पूछ रहे हैं। क्लियर? अब हम इसका अनुकरण वाचन शुरू करते हैं। पार्ट 14 मेरा बचपन, पार्ट 14 मेरा बचपन। इसे रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। बहुमुखी प्रतिभा के धनी रविन्द्रनाथ टैगोर की यह आत्मकथा हमें उनके बचपन से परिचित कराती है। बचपन से ही प्रकृति के सानिध्य में रहने के कारण उनका व्यक्तित्व विराट और प्रकृतिमय हो गया। शिक्षा प्राप्ति के पश्चात टैगोर ने 1901 ईस्वी में शांति निकेतन शिक्षा संस्थान की स्थापना की। जब मैं बहुत छोटा था, नौकरों के पास नर्सरी में रहा करता था। उन दिनों धनी परिवारों के लिए यह सामान्य बात थी। बच्चे अपनी माँ को रात में ही देख सकते थे। बीमार होने पर पिता से उनकी मुलाकात और भी कम होती थी। नौकर ही उनकी देखभाल करते और कहानियाँ सुनाते थे। एक ऐसा ही नौकर मेरे यहाँ था। वो यहाँ पर उन्होंने जिक्र किया है अपने नौकर का। एक ऐसा ही नौकर मेरे यहाँ था जिसका नाम ब्रजेश्वर था। उसके केश और दाढ़ी भूरे रंग की थी। केश यानी कि बाल, जिसको हम लोग बाल कहते हैं, हेयर। इसका शुद्ध शब्द होता है केश। केश और दाढ़ी भूरे रंग की थी। चेहरे की चमड़ी सूखी और तनी हुई थी। स्वभाव से गंभीर था। सोच समझकर बातें करता था। मैंने सुना था कि पहले वह गांव के किसी स्कूल में पढ़ाया करता था। छुआछूत के मामले में बहुत कठोर था। नहाने के लिए तालाब में जाता तो डुबकी लगाने से पहले पानी को 5-6 बार इधर उधर हटाता। नहाकर लौटते समय वह रास्ते पर इतनी सावधानी से चलता था कि कोई छूत उसे न लग जाए। खाने के मामले में वह बहुत लालची था। हम बच्चों की थाली में पूरा खाना कभी नहीं परोसता था। दूर बैठकर पूरी हिलाता रहता और पूछता, तुम्हें और चाहिए? उसके पूछने का अंदाज कुछ ऐसा होता कि मैं न ही कहता। एक बार न कहने के बाद हाँ कहने का मौका न देता।
दूध के कटोरे भी उसे बहुत पसंद थे। मुझे तो दूध पसंद ही नहीं था। इस तरह कम खाकर भी मैं कमज़ोर नहीं ताकतवर ही था। कभी बीमार भी नहीं पड़ता। पेट दर्द किसे कहते हैं यह मैं नहीं जानता था। कभी स्कूल जाने का मन न होता, कभी न होता, तभी पेट दर्द के बहाने किया करता था। यानी कि बहाना करके कि हमें स्कूल न जाना पड़े, पेट दर्द का बहाना किया करता था। इससे मेरी माँ परेशान नहीं होती थी। मुस्कुरा कर कहती थी, स्कूल मत जा। नौकर मुझे रामायण की कहानियाँ भी सुनाया करते थे। इन कहानियों के आधार पर हमें बांधा भी करते थे। जब उन्हें अपने काम से बाहर जाना होता तो मुझे जंगलेदार खिड़की के पास बैठाकर खड़िया से चारों ओर लकीर खींच देते। फिर कहते, छोटे मालिक, इसके बाहर नहीं निकलना। तुम तो जानते ही हो कि लक्ष्मण की खींची रेखा से बाहर निकलने पर सीता मैया का क्या हाल हुआ था। भयानक राक्षस उन्हें पकड़ कर ले गया था। याद है ना? मुझे घेरे में बंद कर नौकर चले जाते। मैं खिड़की से बाहर तालाब और बड़े से बरामदे के पेड़ को देखता घंटों बैठा रहता। वहीं से मैंने चीज़ों को ध्यान से देखना और अपनी यादों को संजोना यानी कि संभाल करके किसी चीज़ को रखना, संजोना सीखा। थोड़ा बड़ा होने पर मुझे नौकरों की देखभाल से अलग कर दिया गया। फिर मैं अपने भाई बहनों से मिलने जुलने के मौके मिलने लगे। यानी कि नौकरों से उसे दूर कर दिया गया। छोटे बच्चों को पालने पोसने की जिम्मेदारी जो है वो नौकरों पर ही होती थी। मैं अपने पिताजी की 14वीं संतान था। मेरे कोई भतीजे और भांजे भी मुझसे बड़े थे। बड़ी बहन का लड़का सत्य और सोमेंद्र मेरे रोज के साथी थे। सत्य मुझे एक बात के लिए हमेशा डराता रहता था, शांति निकेतन कभी मत जाना। मुझे आश्चर्य होता, क्यों नहीं जाना? पिताजी वहाँ जाते हैं, वहाँ उनका मकान है। सत्य कहता, लेकिन वहाँ का सफ़र बहुत खतरनाक है। वहाँ रेलगाड़ी से जाना होता है और रेलगाड़ी तो मौत का फंदा है, लोगों को इधर उधर फेंकती चलती है। यानी कि उनका एक भाई जो था सत्य, वो भांजा था उनका, लेकिन सब हम उम्र थे, इसलिए वह जो से थोड़ा सा बड़ा था तो वो अपने को समझता था कि मैं बहुत बड़ा हूँ और वो उन्हें हमेशा डराता रहता था। सत्य कहता, लेकिन वहाँ का सफ़र बहुत खतरनाक है। वहाँ रेलगाड़ी से जाना होता है और रेलगाड़ी तो मौत का फंदा है, लोगों को इधर उधर फेंकती चलती है। मैं जब बड़ा हुआ तो पहली बार रेलगाड़ी से शांति निकेतन गया। तब जाना रेल की यात्रा वैसी भयानक नहीं थी जैसी सत्य ने बताई थी। मुझे पढ़ाने एक मास्टर जी आया करते थे। मैं तब 8 साल का था। एक बार बरसात का मौसम था, सड़कों पर पानी भर गया था। मैं चाह रहा था कि मास्टर जी न आ पाएं, लेकिन मेरी तमाम उम्मीदों को मिट्टी में मिलता हुआ
सड़क के मोड़ पर उनका पैबंद लगा काला छाता दिख ही पड़ा था। अब कोई उपाय नहीं था। मुझे नींद भी आने लगी थी। अजीब बात यह थी कि उनके जाते ही मेरी आँख से नींद गायब हो गई थी। शुरू शुरू में स्कूल जाने का मेरा बहुत मन करता था। सुबह सत्य और सोमेंद्र को गाड़ी से स्कूल जाते देख मैं भी रोता गिड़गिड़ाता। आखिर मुझे भी स्कूल भेजा गया। घर पढ़ाने वाले मास्टर जी बहुत नाराज़ हुए। उन्होंने मुझे डांटते हुए कहा, अभी तुम स्कूल जाने की जिद कर रहे हो। वह दिन जल्दी ही आने वाला है जब तुम स्कूल न जाने के लिए रोओगे। और सचमुच यह दिन जल्दी ही आ गया। पहले ही दिन से मुझे स्कूल से नफरत हो गई। प्रकृति और खुले आकाश से दूर एक अलग कमरे में बंद होकर पढ़ना मुझे खराब लगता था। मैं स्कूल से छुट्टी के समय सोचता, जो मुंशी जी मेरे भाइयों की अरबी फारसी पढ़ाते थे, उनसे छुट्टी के लिए क्लास टीचर को अर्जी लिखवाने की विनती करता। लेकिन स्कूल में विज्ञान और चित्रकारी में मुझे मज़ा आता था। उन्हीं दिनों में कविता भी लिखने लगा। एक कॉपी में कविता लिखकर उसे मेज के जेब में लिए फिरता। सत्य और सोमेंद्र ने वे कविताएं पढ़ी तो उन्हें आश्चर्य हुआ। फिर मेरे शिक्षकों ने भी वे कविताएं पढ़ी और तारीफ की। यह बात पिताजी के पास भी पहुंची। उन्होंने कविताएं देखी और मुस्कुरा पड़े। स्कूल से अरुचि होने के बावजूद मेरी पढ़ाई बराबर चलती रही। घर पर ही भाषा, गणित, विज्ञान, चित्रकला, संगीत सभी सिखाए जाते। शरीर को स्वस्थ बनाने का भी जोर दिया जाता। घर में संगीत के स्वर गूंजते रहते। तरह तरह के लोग घर आते रहते। कोई भालू नचाता, कोई सांप का खेल दिखलाता, कोई नाटक दिखाता, कोई बाजीगरी। यह सब देखकर हमें बहुत मज़ा आता। हमें प्राचीन धर्मों, परंपराओं, आदर्शों और रीति रिवाजों का आदर करना सिखाया जाता। मुझे रामायण और महाभारत से भी लगाव हो ही चुका था। अब प्राचीन बांग्ला पुस्तकों को पढ़ाने की रुचि जगी। अब प्राचीन बांग्ला पुस्तकों को पढ़ने की रुचि जगी। वे किताबें सोने वाले कमरे में अलमारियों में बंद रहती थीं। उन्हें निकालने के लिए कभी कभी चाची की साड़ी की छोर से बंधे चाबी के गुच्छों को चुराना भी पड़ता था। जब पिताजी यात्रा पर बाहर गए थे, मैं चुपचाप उनके कमरे में घुस जाता, उनकी कुर्सी पर बैठकर उनकी कोई किताब पढ़ने लगता। जब मैं 12 वर्ष का था, मेरा उपनयन संस्कार किया गया। केसरिया कपड़े पहनकर और सिर मुड़ाकर कमरे में गायत्री मंत्र का जाप करने में मुझे बहुत मज़ा आता। मैं सिर्फ इस बात से परेशान था कि मुड़े सिर मैं स्कूल कैसे जा पाऊँगा, लेकिन इसकी नौबत ही नहीं आई। उत्सव समाप्त होने पर पिताजी ने मुझे बुलाया और पूछा, तुम कुछ महीनों के लिए मेरे साथ यात्रा पर जाना पसंद करोगे? घर से निकलकर यात्रा पर जाने में मुझे बहुत खुशी हो रही थी। मैं पिताजी के साथ पहले शांति निकेतन गया।
घर से निकलकर यात्रा पर जाने पर मुझे बहुत खुशी हो रही थी। मैं पिताजी के साथ पहले शांति निकेतन गया। पिताजी के नज़दीक आने का यह पहला मौका था। पिताजी मुझे छोटे छोटे काम करने को कहते। मैं उनकी घड़ी में चाबी देता, उनके खुदरे पैसे को संभालता, भिखारियों को भीख देता। वहाँ मुझे यह पता चल गया कि कविताएं लिखने के लिए शांति निकेतन से बेहतर कोई जगह नहीं। मैं बगीचे में नारियल के पेड़ के नीचे ज़मीन पर बैठ जाता, सामने अपने पैर फैला देता और लिखने लगता। बच्चों, इसमें रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने बचपन की सारी यादों को समेटा है, जैसा कि चैप्टर का नाम भी है मेरा बचपन। इसमें उन्होंने बताया है कि हमें प्रकृति से प्रेम करना चाहिए और जब हम प्रकृति के सानिध्य में आएंगे तो ही जो है हमारे अंदर से वह सारी रचनात्मक क्रियाएं होंगी जो कि हमें जीवन में सफल बनाती हैं। इसके साथ साथ हमें अपने सेहत पर भी ध्यान देना चाहिए, जैसे योगाभ्यास है, संगीत है। अपना चहुमुखी विकास ज़रूर करना चाहिए और इसके लिए हमें कोशिश और प्रयासरत रहना चाहिए। बच्चों, आगे का चैप्टर मैं कल रीडिंग लगाऊंगी। धन्यवाद।